टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स से रिलेटेड फंड है। इस फंड के अंदर आप 8 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। इस फंड में बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह टूरिज्म से रिलेटेड सेक्टर और इससे रिलेटेड कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश किया जाएगा। जैसे जैसे देश में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से टूरिज्म में भी लगातार हर एक साल ग्रोथ होती जा रही है, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जहां 2014 के अंदर हमारे यहाँ एयरपोर्ट की संख्या लगभग 74 थी, वही 2023 में बढ़कर 148 हो गई। वहीं अगर मेट्रो रेल नेटवर्क की बात करें तो जहां 2014 के अंदर ये 248 किलोमीटर था, वहीं यह 2023 में 880 किलोमीटर हो गया है। वहीं हाईवे की अगर बात करते हैं तो 2014 के अंदर हाईवे की संख्या अगर 91 थी तो यह 2023 में बढ़कर 146 हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे देश के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ रही है उसी हिसाब से लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ईजी हो रहा है। इस वजह से इसके अंदर टूरिज्म सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना दिख रही है और आगे फ्यूचर में भी ये कंटिन्यू बने रहने की पूरी उम्मीद है। टूरिज्म के मेजर सोर्स की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर रिलीजन टूरिज्म आता है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने तीर्थ स्थानों के ऊपर यात्रा करते हैं और वहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम भी व्यतीत करते हैं, जिससे इस सेक्टर के अंदर बूम बहुत तेज़ी से होता है। वहीं बिजनेस ट्रैवल के रूप में भी टूरिज्म का एक ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म की वजह से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक देश से दूसरे देशों में जाते हैं। वहीं वेकेशन टूरिज्म भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट और टाइम भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने की बहुत ही बड़ी संभावना है और ये कंटिन्यू आगे भी बने रहने की पूरी उम्मीद है। होटल इंडस्ट्री की बात करें तो इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं 2011 से लेकर 2024 के बीच में हर एक साल इसके अंदर ग्रोथ हुई है। वहीं अगर आप बीच में देखेंगे तो एक शॉर्टफॉल 21 के आसपास दिखा था जो कोरोना काल के आसपास का टाइम था, और उसके बाद इसके अंदर फिर से दोबारा पीक पर आने की पूरी उम्मीद है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बात करें तो आजकल जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है वह उसे यूज़ भी पूरी तरीके से कर रहे हैं और घूमने फिरने के लिए तुरंत निकल जाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें, मैं अगर आपको जहां मैं रहता हूं दिल्ली का ही उदाहरण दूं तो अगर यहां लगातार 3 दिन की छुट्टी कभी भी आ जाए, फ्राइडे सैटरडे संडे की, तो 50% से ज़्यादा दिल्ली के लोग आसपास के इलाकों में चले जाते हैं। जैसे हरिद्वार हो गया, मथुरा हो गया, नियर बाई के जो जो डेस्टिनेशन है वहाँ घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। आप जिसका उदाहरण आए दिन न्यूज़ में भी सुनते हैं कि पहाड़ों वाले इलाकों में, नैनीताल मंसूरी में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे ही 3-4 दिन की छुट्टी आती है लोग घूमने के लिए एक दूसरे स्थानों पर जाने लग जाते हैं, जिसका यह बहुत बड़ा उदाहरण है कि लोगों के पास पैसा भी और वह इस सेक्टर के ऊपर खर्च भी भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। इस वजह से इस सेक्टर में आने वाले दिनों में भी ग्रोथ की पूरी संभावना है। वहीं बात करें इस इंडेक्स में रहने वाली मेजर कंपनियों की तो उसके अंदर आईआरसीटीसी, इजी माई ट्रिप, वीआईपी, सफारी, इंडिगो, जीएमआर और होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड और एयरपोर्ट और लॉन्च सर्विस से रिलेटेड कंपनियां शामिल रहने वाली हैं। इस सेक्टर की वेटेज की बात करें तो 2024 के अंदर जो इसकी वेटेज रही थी वह एयरलाइंस के अंदर 19% की रही थी, एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज के अंदर 10% की वेटेज रही थी, होटल और रिसोर्ट की 32% तक की वेटेज रही थी, वहीं रेस्टोरेंट की 19% की वेटेज रही थी, टूर एंड ट्रैवल की 16% की वेटेज रही थी और लॉन्च की 3% तक की वेटेज रही थी। वहीं इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो 30% रहने वाले हैं और मैक्सिमम कैपिंग और लिमिट कंपनी की अगर बात करें तो 20% की रहने वाली है। वहीं बात करें स्कीम डिटेल की तो यह एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। वहीं इसके अंदर आप 8 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं और अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो दोबारा से जब भी रीओपन होगा तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा और 15 दिन के बाद अगर विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर मिनिमम आप 5,000 रुपये से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं।
वहीं इस फंड के अंदर अगर टैक्सेशन की बात करें तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है, यानी आपको जो भी प्रॉफिट होगा और अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और अगर 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, पर वो भी तब लगेगा अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ऊपर होता है। अगर 1 लाख रुपए से नीचे होगा तो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं रहने वाला। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो उस फंड का बेंचमार्क निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स का रहने वाला है। और बात करें इसके फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर कपिल मेनन है। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यह एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। तो अगर आप नए निवेशक हैं तो उस फंड से दूरी ही बना के चलें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर एडलवाइज म्यूचुअल फंड अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि एडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 9 जुलाई से लेकर 23 जुलाई 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। एडलवाइज के इस फंड के अंदर बेसिकली उस कंपनियों और उस सेक्टर के अंदर निवेश किया जाएगा जिसके अंदर करंट में ग्रोथ होने की ज़्यादा संभावना है। जैसा कि हाल फिलहाल के वर्षों में देखा गया है कि कभी भी हर एक सेक्टर एक टाइम पर परफॉर्म नहीं करता। कभी रियल्टी अच्छा करती है तो कभी ऑटो अच्छा करता है, कभी कैपिटल गुड्स अच्छा करती है तो कभी टेलीकॉम सेक्टर अच्छा करता है, तो कभी आईटी सेक्टर अच्छा करता है। इस हिसाब से एक समय पर सारे सेक्टर परफॉर्म नहीं करते और हर सेक्टर अलग अलग समय के ऊपर परफॉर्म करते हैं। इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए एडलवाइज ने अपना जो ये फंड लॉन्च करा है ये इसी फिलोसफी को फॉलो करेगा, यानी उसे जिस भी सेक्टर के अंदर करंट सिनेरियो के अंदर उसे ग्रोथ होने की ज़्यादा संभावना लगेगी वह उसके अंदर ही अपना निवेश ज़्यादा करेगा। और इसके अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह मल्टी कैप कैटेगरी के तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी इसके अंदर जो आपका निवेश रहने वाला है वह लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी की कंपनियों के अंदर आपका निवेश किया जाएगा। एडलवाइज इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस फिलॉसफी को फॉलो करने वाला है। यहाँ पर वह देखेगा कि किस फंड के अंदर उन्हें अच्छी क्वालिटी नज़र आ रही है और ग्रोथ होने की ज़्यादा संभावना है, वहीं उसकी वैल्यू हाई है या लो पर है, और इस मोमेंटम को भी फॉलो करने वाला है। टोटली वह इन 4 फैक्टर के ऊपर ही अपना निवेश करने वाला है, क्वालिटी, ग्रोथ, वैल्यू और मोमेंटम के ऊपर। इस म्यूचुअल फंड द्वारा इस कैटेगरी की एक बैक टेस्टिंग भी की गई है अपने बिहाफ पे, जिसका अगर हम कंपैरिजन निफ्टी 500 से करते हैं और रिटर्न की बात करें तो उसने पिछले 1 साल के अंदर 59% तक का रिटर्न रहा है, वहीं 3 सालों में 33% का रिटर्न रहा है, 5 सालों में 29% का रिटर्न रहा है और 7 सालों में 22% का रिटर्न रहा है। वहीं पिछले 10 सालों में 24% तक का रिटर्न रहा है। अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 500 से करते हैं तो इसने पिछले 1 साल में 35% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 18% का रिटर्न दिया है और 7 सालों में 15% का रिटर्न दिया है, वहीं 10 सालों में भी 15% का रिटर्न दिया है। इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि इनकी बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसने ज़्यादातर हर एक साल काफ़ी अच्छे अंतर से निफ्टी 500 को बीट किया है। बात करें स्कीम डिटेल की तो इस एनएफओ के अंदर आप 9 जुलाई से लेकर 23 जुलाई 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं बात करें कैटेगरी की तो यह एक थीमेटिक सेक्टोरल कैटेगरी का फंड है, तो उसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी काम करने वाली है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की तो यह 3 फंड मैनेजर के द्वारा फंड मैनेज होने वाला है। पहले हैं मिस्टर भावेश जैन, दूसरे हैं मिस्टर भारत, तीसरे हैं मिस्टर अमित वोरा के द्वारा फंड मैनेज किया जाना है। वहीं इसके बेंचमार्क की बात करें तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं यह एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो लमसम के केस में आप इसमें 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं एसआईपी के केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 80 से लेकर 100% तक का इसके अंदर एलोकेशन हो सकता है, और इक्विटी से अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी 20% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 0 से 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और यूनिट्स ऑफ रेट्स के अंदर भी 0 से 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं बात करें इस फंड के अंदर टैक्सेशन की तो क्योंकि यह इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला रहने वाला है।
यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद अपने फंड को सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। वह भी टैक्स आपको जब देना पड़ेगा अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ऊपर होता है, और अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम है तो आपको इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।